बाजार के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव से परेशान वो ही निवेशक हो सकता है जो बाजार की फितरत से वाकिफ ना हो। इसीलिए हर वो शख्स जिसने बाजार में पैसे लगा रखे हैं या लगाना चाहते हैं, बेहद ज़रूरी है कि आप बाजार को समझें, निवेश के हर विकल्प को समझें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ने अगर आपके किसी मित्र या परिचित को फ़ायदा कराया हो, आपको भी फ़ायदा कराए। और अगर आप इतना होमवर्क नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल, इजी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर रोजाना देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। फिक्स्ड इनकम और डेट म्यूचुअल फंड में निवेश का सही वक्त क्या आ गया है? बढ़ती ब्याज दरें, बढ़ती महंगाई और अस्थिर बाजार, समझेंगे इसका कनेक्शन डेट निवेश के साथ, खास मेहमानों के साथ। क्या बाजार के मौजूदा हाल को देखकर जीवन के हर आर्थिक लक्ष्य की रणनीति में बदलाव करने की जरूरत क्या आ गई है? और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। आपका कोई भी सवाल हो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ, आप ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। बस आपको एक व्हाट्सएप पर अपना सवाल हमें भेजना है। नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर अपना सवाल लिखित रूप में भेज सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो सवाल का वीडियो बनाकर भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। महंगाई का वार किस पे कितना? जी हाँ, महंगाई एक ऐसी परेशानी बनी हुई है जो हर किसी की जुबान पर है। लेकिन अगर आप बाजार में निवेश करते हैं तो केवल महंगाई ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आपको परेशान इस वक्त कर रहे होंगे। और इन्हीं ट्रिगर्स के लिए आपके लिए खास तौर से किस तरह की रणनीति निकल कर आती है। अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें, डेट निवेश की बात करें, तो आगे का सिनेरियो कैसा लग रहा है? हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल आज मौजूद है। स्वागत करना चाहती हूँ मेरे एसेट मैनेजमेंट के सीईओ फिक्स्ड इनकम महेंद्र जाजू का, और साथ ही कोटक एएमसी की सीईओ डेट हेड प्रोडक्ट्स लक्ष्मी अय्यर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आप दोनों हमारे साथ थे तो साफ तौर से आज बात होने वाली है डेट निवेश की ही। और लक्ष्मी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, आपकी निजी एनालिसिस महंगाई को लेकर क्या कहती है? हाय, गुड इवनिंग कविता। अगर हम फिलहाल के जो इन्फ्लेशन के आंकड़े जो हमको दिखे, जो अप्रैल महीने के आंकड़े दिखे, अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करके अंदाजा लगाते हो तो ऐसा मालूम होता है कि अगले दो जो इन्फ्लेशन की रीडिंग होगी, जो कि हम सीपीआई की बात कर रहे हैं, ऐसा अनुमान होता है कि वो 7% के ऊपर ही आना है। हालांकि ये जो हमने 7.95 का नंबर देखा है अप्रैल का, शायद वो अगले 2-3 महीने तक दोहराए ना, और 7 के नीचे तुरंत महंगाई क्या घटती है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है अप्रैल के नंबर्स को देखकर। लेकिन जिस महंगाई की हम अब यहाँ पर बात कर रहे हैं महेंद्र जी, आपके एनालिसिस के मुताबिक क्या ये जो हमें ग्लोबल ट्रिगर के तौर पे हमें इसको देखना चाहिए? क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि हम दुनिया में देख रहे हैं कि महंगाई रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुँच चुकी है। हमारे निजी निवेश में इसका असर किस तरह से होगा? अगर आप थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझाएं हमारे लिए। देखिए, जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस है कि जो हाउस होल्ड कंज्यूमर है उसके बजट पे मार पड़ेगी, बिकॉज उसके जो जितने भी कंजम्पशन वाले आइटम है, और हमारे भारत में स्पेसिफिकली जो फूड कंपोनेंट है इन्फ्लेशन में, वो करीब करीब 45% है। तो एक सामान्य जो हाउस होल्ड है उसके बजट पे मार पड़ेगी। और जो रिजर्व बैंक है उन्होंने एक सरप्राइज रेट हाइक किया मई के महीने में, और मार्केट को आशा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा और ऊपर जाएंगे अभी, तो उससे जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स है उनमें भी थोड़ा सा, एक तरफ तो जहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट उसमें थोड़ा सा झटका लग सकता है, लेकिन आगे जाके इन्वेस्टर को ऊंचे दर पे निवेश करने का मौका मिलेगा। तो एक तरफ इन्वेस्टर को या सामान्य हाउस होल्ड को नुकसान होता है बिकॉज ऑफ
की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, या बाकी जो एसेट्स है उनके जो उनकी सेविंग्स है उसका थोड़ा सा वैल्यूएशन कम हो जाता है, लेकिन उनको आगे जाके अच्छे रेट पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये एक मिक्स्ड बैग है। और रिजर्व बैंक ने अभी पॉलिसी में रेट बढ़ाया, जैसे मैंने बोला, तो वो जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है या जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है उस पर काफी पैनी नजर लगा के रखे हैं। और इंडिया का मैक्रो फंडामेंटल्स बहुत ही स्टेबल है। इंडिया को आज विश्व के वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना जाता है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा किसी को ऊपर नीचे हो सकता है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। और थोड़ा सा पेशेंस आदमी रखे और एक नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करता रहे तो उनको काफी अच्छा लाभ आगे जाके मिलेगा। बिल्कुल, यही सलाह हम अपने तमाम निवेशकों और दर्शकों को भी देते हैं कि बने रहें अपने निवेश में, क्योंकि बाजार में इस तरह के ट्रिगर्स और जिस तरह के मैक्रो में बदलाव की हम बात कर रहे हैं उनका आना तो लगातार बना ही रहेगा। लेकिन लक्ष्मी, थोड़ा सा ब्याज दरों के लिहाज से हम इक्विटी बाजार की चाल को और डेट बाजार की चाल को समझना चाहते हैं। देखिए, एक सरप्राइज इंक्रीज हमने देखा 40 पीपीएस का। अभी अगले महीने जो पॉलिसी होने वाली है उसमें भी अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि लगभग 20-25 पीपीएस का इंक्रीज किया जाएगा। आपके मुताबिक इस महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए कितनी बढ़ सकती हैं ब्याज दरें? देखिए कविता, इसमें दो चीजें बहुत अहम है। एक तो महंगाई जो है वो ये कोविड पैंडेमिक के तहत सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के वजह से उत्पन्न हुई है, पॉइंट नंबर 1। और ये विश्व भर में यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कंसिस्टेंसी जिसके तहत लगातार ये महंगाई बढ़ रही है, शायद ये डिमांड साइड को भी कर्व कर सकता है और डिमांड साइड को भी इम्पैक्ट कर सकता है। उस वजह से जो है, जो हम बोलते हैं महंगाई या जो इन्फ्लेशन है, थोड़ा ब्रॉड बेस्ड हो रहा है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और उस वजह से हमने जैसे जाजू जी ने भी कहा, हमने एक ऑफ साइकिल यानी जून के महीने में जो रेट हाइक होना था, शायद हमने उसको मई में कर लिया। अब अनुमान ये लगाना है कि यहां से चलते क्या हमको लगता है कि ये जो कोर यानी जो हेडलाइन सीपीआई है, जो महंगाई है, या फिर कोर सीपीआई जिसमें आप खाने के दाम जो है उसको हटा दीजिएगा, पेट्रोल के दाम को हटा दीजिएगा, और उसके बाद जो कोर सीपीआई आता है जिसको आरबीआई भी बहुत गौर से देखता है, क्या ये आंकड़े नीचे आ रहे हैं? और जैसे मैंने आपको बताया, हाल की जो ट्रेंड है उसको देखते हुए हमको लग नहीं रहा है। तो ऐसा हमें लगता है कि जून के महीने में भी शायद 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है। और ये सिलसिला हमें लगता है शायद अगस्त के महीने में भी जारी रहेगा। शायद वहां पे 25 या 30 बेसिस पॉइंट हो सकता है। तो यहां से सितंबर एंड तक क्या 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है दो पॉलिसी में? आज की तारीख में ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक मार्केट्स तो ये ऑलरेडी मान चुका है कि ये रेट हाइक होने वाला है। और महंगाई कि जो कोविड के कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए थे टू सपोर्ट द इकोनॉमी, वो अब उसको रिवर्स करने का टाइम आ गया, बिकॉज माहौल बदल गया है। और जो यूएस में और रशिया और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको लेके एक लोगों में थोड़ा सा फीलिंग आ गया कि ये जो इन्फ्लेशन अभी है, जैसा लक्ष्मी ने भी बोला कि सप्लाई साइड ड्रिवन है, वो शॉर्टेज अभी जल्दी में कम नहीं होने वाली। तो आगे चल के 50 बेसिस जून में और 25 बेसिस अगस्त में, या आरबीआई उसको थोड़ा सा शॉक को मॉडरेट करना चाहे तो 40 और 35, बट ये निश्चित है कि आगे जाके हमको कहीं ना कहीं 75 से 100 बेसिस कम से कम इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज देखने मिलेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी, जैसा हमने डिस्कस किया कि मार्केट ने उसको ऑलरेडी प्राइसिंग कर लिया है। तो आज मार्केट में जो एक रिस्क था, जबकि आरबीआई थोड़ा सा वेट कर रहा था कि शायद सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, वो एक जो रिस्क ऑफ एन अननोन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग या सडन नीजर रिएक्शन, आई थिंक वो रिस्क अभी मार्केट में बहुत बैलेंस हो गई है। और जब हमको पता है कि आगे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं, तो हम अपना रिस्क मैनेजमेंट उसी के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हम अपने पोर्टफोलियो को रिकैलिब्रेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि इन्वेस्टर के लिए एक क्लियर डायरेक्शन है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हैं, तो वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अपना अगले इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं।
आपने और इस तरह की पेशकश और आप जैसे जानकारों को बुलाने का मकसद भी यही है कि हम पहले से ही निवेशकों को बता दें, हेड्स अप दे दें कि किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में उनको बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बॉन्ड यील्ड्स की बात करते हैं, लगभग 7.5% के आसपास हम देख रहे हैं 10 साल की यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स को। लेकिन लक्ष्मी मुझे बताएं कि जैसे कि लगातार जानकारों से हम बात कर रहे हैं 8 या 8.5% तक भी वो कह रहे हैं कि जाने की संभावना है, गुंजाइश है, आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर मार्च 2023 तक अगर रिपो रेट यहाँ से बढ़कर 6 सवा 6 के रेंज में अगर सेटल होता है, तो क्या 10 ईयर बेंचमार्क यील्ड 7.75 के आसपास या थोड़ा शायद यहाँ से लेके मार्च तक शायद 8 तक टच भी कर जाए, नामुमकिन नहीं है। पर शायद क्या ये 1.5 से 1.25 का जो गैप है रिपो रेट और 10 ईयर के तहत, जो हमने मई 2020 में देखा था, जो कि पैंडेमिक के पहले वाले हिस्से में, क्या वो हो सकता है? जैसे मैंने कहा, आंसर इज नॉट इम्पॉसिबल। तो 775 to 8 के रेंज में आपको मार्च 2023 तक शायद ये 10 ईयर जाता हुआ दिख सकता है। और हमारे हिसाब से ये धीमे होगा, क्योंकि 40 बेसिस पॉइंट जो रिपो रेट हाइक हुआ था, उसके चलते बाजार में इतना खौफ सा फैल गया है और इतनी दहशत फैल गई है कि बाजार को लग रहा है जैसे यहाँ से जो मार्केट जो डिस्काउंटिंग करती आ रही है, ऐसे बाजार में लग रहा है लगभग 250 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। तो इतनी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें लगता है। और यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी मात्रा में रिपो रेट बढ़ेगा, क्या जरूरी है उसी मात्रा में ब्याज दरें हमारे बॉन्ड यील्ड्स की बढ़ेंगी? शायद नहीं, क्योंकि बाजार में जब 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा, तकरीबन 80 से 100 बेसिस पॉइंट पूरा यील्ड कर्व बढ़ चुका है। तो हमारा ये अनुमान है शायद 7.75 से 8 के आसपास यहाँ से लेके मार्च 2023 तक 10 ईयर का रेंज हो सकता है। बिल्कुल, बाजार की दहशत की आपने बात की है, वो बात बिल्कुल सही है। तो चलिए थोड़ा सा अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। तो जादू जी, मुझे ये समझाइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वो ऐसे कौन से ट्रिगर्स होंगे जिससे हमें ये पता चले कि जो बढ़ती हुई महंगाई है वो तुरंत नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन नीचे आना शुरू हो जाएगी। देखिए, अभी आप यदि इन्फ्लेशन की एनालिसिस करेंगे तो ये पता चलेगा कि जो आज हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ गया है, अ लार्ज पार्ट उसका जो काफी बड़ा भाग है वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कैसे है कि जो रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसका सीधा सीधा असर पड़ा पेट्रोल प्राइजेस पे, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल के प्राइजेस $85 से बढ़ के $115-20 हो गए। उसका इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पे, वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे, हमारे फिजिकल डेफिसिट पे पड़ा। और एक जो रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसका एक जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आया फूड प्राइजेस पे और एनर्जी प्राइजेस पे। हमने देखा कि गवर्नमेंट को व्हीट का जो है एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा, और क्योंकि व्हीट के प्राइजेस जो है वो क्रूड ऑयल से ज्यादा ग्लोबल मार्केट में बढ़ गए, बिकॉज रशिया और यूक्रेन दोनों 30% ऑफ द वर्ल्ड का व्हीट एक्सपोर्ट मार्केट कंट्रोल करते हैं। तो काफी कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे हमारे इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा ये जो है इन्फ्लेशन इम्पोर्टेड। आप यदि डोमेस्टिक इकोनॉमी में देखें तो अभी भी इकोनॉमी तो कोविड के शॉक से रिकवर हो रही है, और अब जब कोविड की लहर कम हो गई है तो धीरे धीरे पूरा बाजार खुल रहा है, सप्लाई चेन नॉर्मलाइज हो रही है। तो एक आशा थी कि वो उसके कारण इन्फ्लेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। तो एक अगेन मिक्स्ड फीलिंग है। तो जहां तक इकोनॉमिक ट्रिगर्स का सवाल है डोमेस्टिक अकाउंट पे, मुझे लगता है कि यदि ये जैसे लक्ष्मी ने भी बताया कि सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है, नॉट सो मच डिमांड ड्रिवन। तो हमको ये होप करना पड़ेगा कि भाई जो आज ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, या चाइना में जैसे अभी कोविड की एक नई लहर आ गई, वो चीजें सेटल डाउन हो जाए। वो चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था है या डोमेस्टिक मार्केट्स है, उसमें इन्फ्लेशन का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है। आपने देखा
कि पिछली पॉलिसी में तो आरबीआई ने 2023 के लिए 4.5% का इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन दिया था फरवरी में। तो ये जो माहौल सडनली चेंज हो गया है, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट से ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो हमको शायद वेट करना पड़ेगा, ये चीज देखें कि भाई ग्लोबल एनवायरनमेंट कब स्टेबलाइज होता है और उसके बाद हम एक कॉल ले सकते हैं। बट यदि 2 मिनट टाइम है तो मैं बोलूंगा कि आप देखिए यूएस मार्केट में एक मार्केट ने कॉल लेना शुरू कर दिया कि इन्फ्लेशन पीक हो गया है। और हमने लास्ट ईयर में देखा कि जब फेड को इन्फ्लेशन की इतनी चिंता नहीं थी, यूएस में लोगों ने इन्फ्लेशन पे कॉल लेना शुरू किया। तो आप यदि मार्केट के असेसमेंट को रिस्पेक्ट देते हो तो ग्लोबल इन्फ्लेशन शायद अभी पीक के नजदीक है, जल्दी नीचे ना आए। तो मेरे को लगता है कि हमने भी जो इन्फ्लेशन लास्ट मंथ में देखा है करीब करीब 8%, वहां से इन्फ्लेशन अगले 6 महीने में नीचे आके कहीं ना कहीं 6.5 से 7 के बीच में आ जाए। चलिए, अब इस बीच निवेशकों के पोर्टफोलियो में डेट को लेकर रणनीति उनको सुझाते हैं लक्ष्मी। 16 कैटेगरियां हैं। देखिए, अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें, अब ऐसे में एक निवेशक के लिए चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कई बार तो जिन पेपर्स में निवेश किया होता है उनकी डाउनग्रेडिंग के चलते घाटा भी हो जाता है निवेशकों को। अब इस स्थिति में आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी तमाम सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए? देखिए, हमारे घर में हर मौसम का कपड़ा होता है। सर्दी के लिए स्वेटर होता है और गर्मी के लिए हमारे पास कॉटन के पैजामे होते हैं। ठीक उसी तरह जब आप निवेश करते हो तो हर एक कैटेगरी जरूरी होता है। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए फिक्स्ड इनकम में अगर पैसा लगाया जाए तो माइंड में 2-3 कैटेगरीज बहुत अहम से आते हैं जो मैं बताना चाहूंगी। एक तो है टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। अब ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स क्या है? ये एक फाइनाइट अवधि के लिए पैसा निवेश करते हैं, यानी 2025 हुआ, 2027 हुआ, 2032 हुआ। तो निवेशक को पता होता है कि वो कौन सी मैच्योरिटी, कौन सी साल तक निवेश कर रहा है। और उसको ये भी पता होता है कि इंडेक्स, क्योंकि ये सारे यूजुअली इंडेक्स फंड्स होते हैं, फिक्स्ड इनकम में भी इंडेक्स फंड्स होते हैं, उनको पता होता है कि अंडरलाइन पोर्टफोलियो में वो क्या उम्मीद कर सकता है। और उसको ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है आज के माहौल को देखते हुए उसको ग्रॉस यील्ड यानी टोटल पोर्टफोलियो में यील्ड कितना कमाने को मिलेगा। तो ये एक कैटेगरी मेरे हिसाब से निवेशकों को जरूर देखना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है फ्लोटिंग रेट कैटेगरी, जो कि हम जैसे हम होम लोन देते हैं फिक्स या फ्लोटिंग रेट। आमतौर पे जब आप बाजार यहाँ से इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें बढ़ रही है तो ये जो फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट की जो ब्याज है वो ब्याज भी बढ़ते रहेंगे। तो वो एक कैटेगरी है जो आप देख सकते हो। और एक जो तीसरी कैटेगरी है वो है डायनामिक बॉन्ड कैटेगरी, जो कि बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी के हिसाब से पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। तो इन तीनों कैटेगरी पे आप गौर फरमाइएगा और अपने जो सलाहकार है उनसे डेफिनेटली बातचीत करके आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके टेनोर के हिसाब से आपको जो सूट करता है उसमें निवेश कीजिएगा। आपकी क्या सलाह होगी महेंद्र जी? नहीं, देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी, बिकॉज लक्ष्मी जो बता रही है मेरे ख्याल से बहुत सही उन्होंने बताया। और उसमें मैं भी यही कहूंगा कि जो एक टारगेट मैच्योरिटी प्रोडक्ट है, टारगेट मैच्योरिटी फंड, वो आज के माहौल के लिए बहुत ही उपयुक्त मुझे लगता है, क्योंकि अब ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट ऊपर आ चुके हैं। और एक चीज जो शायद हमें और डिस्कस करना चाहिए था कि जो लॉन्ग टर्म रेट्स है वो ऑलरेडी अपने 10 ईयर एवरेज के आसपास है। मार्केट को पता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो वो थोड़ा सा प्राइसिंग हुआ है। और कोविड के समय जब आरबीआई ने रेट कट किया था तो लॉन्ग टर्म रेट नीचे नहीं आए थे, शॉर्ट टर्म रेट ज्यादा नीचे आए थे। तो एक जो हम टेक्निकल भाषा में बात करते हैं कि अब रेट हाइक होगी तो साइड यील्ड कर्व को फ्लैटन होना चाहिए। तो आज मतलब आप 3 या 5 साल का एक टारगेट मैच्योरिटी प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें विद स्टेट डेवलपमेंट लोन और AAA PSU लेके आपको 7% के ऊपर यील्ड मिलता है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें आपको टैक्स एडवांटेज भी मिलता है, बिकॉज 3 साल से लंबे अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो वो जो प्रोडक्ट है आज के माहौल के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यदि यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जाते हैं तो इन्वेस्टर को शायद उसके आसपास के रेंज में रिटर्न मिल जाएगा। और जहां तक इन्वेस्टर का सवाल है, जो इन्वेस्टर को वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, जिनको अनसर्टेनिटी कम चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और दूसरा जो है
इन्वेस्टर को जिसको ज्यादा चिंता है कि भाई इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो मेरा क्या होगा, या मेरे एनएवी कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स है जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है या एक लो ड्यूरेशन फंड है उस कैटेगरी में लगा सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है उनको एसेट एलोकेशन अप्रोच रखना चाहिए, उनको एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो उस कैटेगरी में मेरे ख्याल से टारगेट मैच्योरिटी या बैंकिंग पीएसयू टाइप के फंड है वो बहुत फिट होते हैं। चलिए, तो इस तरह के असमंजस के माहौल में भी देखिए हमारी कोशिश यही रही है आपको बताने की कि कहाँ आप मुनाफा कमा सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि अपने आर्थिक सलाहकार से आपको सलाह लेनी है या अपना सवाल हमें भेज देना है, हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको बदलाव करना चाहिए मौजूदा हालात में अपने पोर्टफोलियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश को और ख़ास बनाने के लिए और डेट निवेश को लेकर हमारे दर्शकों को पूरी समझाइश देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी आपका और जाजू जी आपका। लेकिन हमें शो को